एपिसोड 21-30। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी क्रिएट बाय शुभम कश्यप। CH21 ऑटोग्राफ। अनिका टेबल से एक टिश्यू पेपर लेती है और फिर उसमें अपना ऑटोग्राफ करके खुशी को दे देती है, जिसे देखकर खुशी खुश होते हुए कहती है, अनिका क्या आप मुझे मिस्टर अलेक्स से मिला सकते हैं। जिसे सुनकर सभी की आंखें आकाश के ऊपर चली जाती है, जो कि आराम से खाना खा रहा था, जैसे उसे वहां हो रही बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं हो। फिर तभी सुधीर जी खुशी से कहते हैं, खुशी बेटा, अनिका के बगल में जो लड़का बैठा है वही अलेक्स है, लेकिन तुम किसी को उनके बारे में बताना नहीं है। जिस पर खुशी कहती है, ठीक है पापा, मैं आकाश के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर खुशी आकाश से कहती है, आकाश क्या मुझे तुम्हारा भी ऑटोग्राफ मिल सकता है। जिसे सुन आकाश खुशी की ओर देखता है, फिर टिश्यू पेपर की ओर देखता है जो कि पूरी तरह खाली थी। फिर आकाश अनिका से उसका पेन मांगता है। अब आगे अनिका आकाश को पेन दे देती है। टिश्यू पेपर नहीं होने पर खुशी आकाश को अपना रुमाल देती है, जिस पर आकाश अपना ऑटोग्राफ देता है, जिसे देखकर खुशी बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद सभी डिनर करके अलग हो जाते हैं और आकाश और उसके दोस्त अपने कॉलेज जाने के लिए कार के पास जाने लगते हैं। तभी उन सभी के साथ जिया आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आकाश मुझे तो तुमसे बात करनी है अकेले में। फिर आकाश और जिया अकेले बात करने के लिए वहां से जाने लगते हैं। तभी जिया अपना हाथ पीछे करके उन चारों को जाने का इशारा करती है, जिसे वो चारों समझ जाते हैं और कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। आकाश जब कार की आवाज सुनता है तो वो तुरंत पलट कर देखता है, पर वो चारों कार लेकर चले गए थे। तभी जिया करती है, आकाश तुम्हारे दोस्त यहाँ से चले गए, लगता है कि वो सोच रहे हैं कि मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ दूं। जिसे सुनकर आकाश समझ जाता है ये सब जिया का किया हुआ है। फिर आकाश जिया को वहां से छोड़कर पैदल ही जाने लगता है, जिसे देखकर जिया तुरंत अपने कार से आकाश का पीछा करने लगती है और आकाश के सामने जाकर अपनी कार रोककर कहती है, ठीक है मैं मानती हूँ कि मैंने ही तुम्हारे दोस्तों को जाने के लिए कहा था। आकाश अभी 9 बज गए हैं और अभी तुम्हें ऑटो भी नहीं मिलेगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम आकर कार में बैठ जाओ। फिर आकाश कार में बैठ जाता है और फिर जिया कार को हॉस्टल की तरफ मोड़ देती है। आकाश चाहता तो अभी भागकर हॉस्टल पहुंच जाता, लेकिन जिया के कारण सभी लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे। आकाश जानता था कि जिया उसका पीछा करना नहीं छोड़ेगी और हर जगह उसके पीछे जाएगी, इसलिए आकाश जिया के कार में बैठ जाता है। तभी जिया आकाश से पूछती है, आकाश तुम तो छुपे रुस्तम निकले, तुम पेंटिंग और बिजनेस के साथ म्यूजिक बजाने में भी टैलेंटेड हो, और कौन कौन से काम तुम कर सकते हो। जिस पर आकाश कहता है, तुम्हें वक्त आने में पता चल जाएगा कि मैं कौन कौन से काम कर सकता हूँ। वैसे इस तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड का क्या हुआ। जिस पर जिया कहती है, आकाश वो रोहन अब उस लड़की के साथ है, मैंने उससे उस दिन के बाद बात नहीं की है, और आकाश मुझे माफ कर देना कि मैंने उस दिन तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोचा, लेकिन अब मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे सच में बॉयफ्रेंड बनोगे। जिसे सुनकर आकाश कहता है, जिया तुम्हारी लाइफ नॉर्मल इंसानों के जैसे है, तुम इसे बर्बाद मत करो। मैंने करोड़ों लोगों को मारा है, तुमने जो उस दृश्य में देखा था वह सब सच है, उस लाश के पहाड़ के ऊपर में ही बैठा था। जिसे सुनकर जिया कहती है, अगर तुम मेरे साथ हुई तो मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। जिसे सुनकर जिया कहती है, आकाश मैं जानती हूँ कि तुम अभी मुझ पर पूरा भरोसा नहीं करते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक दिन अपना बॉयफ्रेंड बनाकर मानूंगी, और वैसे भी तुमने वादा किया था कि तुम कल मेरे साथ डिनर के लिए चलोगे, तुम अपना वादा तोड़ नहीं सकते। जिसे सुनकर आकाश मन ही मन कहता है, ये लड़की भी पूरी पागल है, मैंने इसे इतना समझाया पर इसने मेरी बात नहीं मानी। ये सब आकाश मुस्कुराते हुए सोचता है। आकाश जिया के धड़कन को सुनकर जान गया था कि जिया उसे पसंद करने लगी है, और कहीं न कहीं भी जिया को कुछ पसंद करने लगा था। जब से आकाश इमोर्टल वर्ल्ड से वापस आया है तब से उसकी भावना बढ़ गई है। इमोर्टल वर्ल्ड में प्यार के प्रति आकाश की भावना बिल्कुल खत्म सी हो गई थी, और साथ जब से आकाश ने स्टार मंत्रा का अभ्यास किया है तब से उसे अपने मन की करने का मन करता है, और आकाश किसी से नहीं डरता है, क्योंकि स्टार मंत्रा दानव क्षेत्र की सर्वोच्च कला है, जिसके कारण ये आकाश के व्यवहार में इतना बदलाव आया है। कुछ समय में बाद जिया आकाश को उसके हॉस्टल के सामने छोड़ देता है, और आकाश जिया से कल मिलने की बात कहकर हॉस्टल के अंदर सीधे अपने रूम के अंदर आ जाता है। जब आकाश के दोस्त आकाश को इतनी जल्दी आते देखते हैं तो कहते हैं, आकाश भाई तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। आकाश के दोस्त ऐसा इसलिए कह रहे थे कि उनको लगा कि जिया आकाश की गर्लफ्रेंड है और आकाश जिया को कहीं घुमाने ले जाएगा, तभी तो वो चारों आकाश को जिया के पास छोड़कर वहां से आ गए। CH22 रिपोर्टर्स की भीड़। 23 रिपोर्टर्स की भीड़। अब आगे उन सभी की बात सुनकर आकाश कहता है, मुझे जल्दी क्यों नहीं आना चाहिए था। जिसे सुनकर वो सभी कहते हैं, आकाश भाई तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाने ले जाना चाहिए था, बेचारी जिया वो तुम्हारे साथ कहीं घूमने जाना चाहती थी, तभी तो उसने हमें इशारा करके हमें वहां से जाने के लिए कहा था। जिसे सुनकर आकाश कहता है, जिया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और तुम लोग इतना सोचना बंद करो, और वैसे मयंक तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे पापा लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है, और तू लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ा। जिस पर मयंक कहता है, दोस्तों मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसलिए पढ़ाई नहीं की क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो मेरे क्लास के सभी बच्चे मुझसे अच्छे से बात करते थे, लेकिन एक दिन उन्हें बात करते सुना कि वो लोग सिर्फ मेरे पापा के कारण मुझसे अपनी दोस्ती रखी है, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं अपने पापा से सिफारिश करके उन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर किसी अच्छे दूसरे यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन करवा सकता हूँ, जिसके कारण मैंने अपने पापा के यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि अगर लोगों को पता चलता कि मैं प्रिंसिपल का बेटा हूं तो वो लोग मुझसे अपनी नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करते। यह सुनने के बाद करण कहता है कि मयंक हम तेरी हालत समझ
सकते हैं। तभी विराट कहता है, वैसे आकाश भाई तुमने अपने अलेक्स होने की बात हमें नहीं बताई, जिसे सुनकर सभी की नज़र अब आकाश की ओर चली जाती है, जिस पर आकाश कहता है, मैंने तुम सभी को क्लास में 2 बार हिंट दिया था लेकिन तुम लोग समझे नहीं, इसमें मैं क्या करूं। जिसे सुनकर सभी सोचने लगते हैं और उन्हें जल्द ही याद आ जाता है कि आकाश ने क्लास में हिंट दिया था लेकिन वो समझ नहीं पाए। फिर वैभव कहता है, आकाश तुमने वर्ल्ड डिस्ट्रॉय गेम बनाई है तो चलो हम देखते हैं कि हम में से सबसे अच्छा प्लेयर कौन है। फिर सभी अपने अपने कंप्यूटर में खेलने लगते हैं। उन्हें गेम खेलते 1 घंटे हो जाता है जिसमें आकाश सबसे ज़्यादा बार जीतता है। उसके दोस्त जानते थे कि आकाश ने उन्हें कई बार जीतने दिया है क्योंकि आकाश के टाइपिंग करने की स्पीड पहले से कम थी। उन्होंने आकाश के उंगलियों की रफ्तार देखी थी लेकिन इस बात आकाश ने केवल अपनी आधी स्पीड से गेम खेला था। फिर कुछ समय बाद सभी सो जाते हैं। नीली सुबह आकाश तैयार होकर सीधे प्रिंसिपल सर के ऑफिस चला जाता है। जब आकाश प्रिंसिपल सर के ऑफिस के अंदर जाता है तो प्रिंसिपल सर खुशी के साथ कहते हैं, आकाश आओ बैठो। फिर आकाश के बैठने के बाद प्रिंसिपल सर कहते हैं, आकाश कल जो तुमने पेंटिंग बनाई थी उसने पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया। कल से बहुत से लोग पेंटिंग देखने के लिए यूनिवर्सिटी आए हैं जिसके कारण हमें वह पेंटिंग यूनिवर्सिटी के एक बिल्डिंग में रखवा दिया है और लोग अब टिकट लेकर उसे देखने आते हैं, जिससे यूनिवर्सिटी के फंड में बहुत से पैसे जमा हो गए हैं। और साथ ही यूनिवर्सिटी के बाहर आज सुबह से मीडिया वालों की भीड़ लगी है। ये सब आकाश ने आते हुए ही देख लिया था। फिर प्रिंसिपल सर आकाश से पूछते हैं, वैसे आकाश तुम आज यहाँ क्यों आए हो। जिस पर आकाश कहता है, सर आप तो जानते हैं कि मेरी कंपनी को खुले अभी 2 महीने ही हुए हैं, जिसके कारण अभी मेरे कंपनी में बहुत सारे काम बचे हुए हैं, जिसके कारण अब मुझे 5 दिनों की छुट्टी चाहिए। जिस पर प्रिंसिपल सर आकाश को छुट्टी दे देते हैं और फिर आकाश प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ जाता है। आकाश जब मेन गेट की तरफ देखता है तो उसे मीडिया के बहुत सारे रिपोर्टर्स दिखते हैं जो हर आने जाने वाले स्टूडेंट से उसके बारे में पूछ रहे थे। आकाश फिर यूनिवर्सिटी के पीछे जाता है और फिर दीवार से सीधे छलांग मार देता है। वहीं दूसरी तरफ किंजल और निधि कार के बाहर खड़े होकर आकाश का इंतजार कर रहे थे। तभी निधि किंजल से कहती है, बॉस हम यहाँ यूनिवर्सिटी के पीछे बिग बॉस का इंतजार क्यों कर रहे हैं, हमें तो मेन गेट पर होना चाहिए। वैसे आपको ये तो नहीं लगता कि बिग बॉस इतने ऊंचे दीवार को कूद कर आएंगे जिससे कूदने पर किसी आदमी के हाथ पैर भी नहीं बचेंगे। निधि ने इतना ही कहा था कि वो देखती है कि आकाश उसी दीवार के ऊपर से कूद कर आता है और उसे कोई भी चोट नहीं लगी थी। जब आकाश को यूं दीवार के ऊपर से कूद कर सही संभालत आते देखते हैं तो वो दोनों आकाश से पूछते हैं, बॉस आप इतने ऊंचे दीवार से कूदे लेकिन आपको एक हल्की सी खरोच भी नहीं आई। जिस पर आकाश कहता है, यही नहीं अगर मुझे बंदूक की गोली भी लग जाए तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। जिसे सुनकर निधि कहती है, बॉस आप मजाक कर रहे हैं न, एक नॉर्मल इंसान को बंदूक की गोली से बहुत गहरी चोट लगती है और आप कह रहे हैं कि आपको बंदूक की गोली से कुछ नहीं होगा। जिस पर आकाश कहता है, तो तुम दोनों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। इतना कहकर आकाश अपने सिस्टम स्पेस से एक नाइफ निकालता है और अपने हाथ पर वार करता है। CH23 साधना तकनीक। 24 साधना तकनीक। अब आगे आकाश को यूं हवा में चाकू निकालता हुआ देखकर किंजल और निधि ने समझा कि आकाश ने कोई ट्रिक खेला है, तभी तो उसने हवा में चाकू निकाला, लेकिन चाकू के हमले से आकाश के हाथों में हल्की सी भी खरोच नहीं आती। जिसे देखकर निधि आकाश से वो चाकू मांगती है और अपने हथेली पर हल्का काटने की कोशिश करती है, लेकिन निधि का हाथ गहरा कट जाता है। जिसे देखकर किंजल निधि के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, निधि तुम पागल हो गई हो क्या, देखो तुमने अपने हाथ को कितना बड़ा काट लिया है। जिस पर निधि रोती हुई कहती है, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था किंजल, वो बॉस ने अपने हाथ में इतनी जोर से चाकू मारा था लेकिन उन्हें हल्की सी खरोच तक नहीं लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस चाकू में धार नहीं है, तभी तो बॉस को चोट नहीं लगी। तभी आकाश निधि और किंजल के पास आता है और फिर निधि को एक हीलिंग पिल खिलाता है, जिससे निधि के चोट तुरंत हिल हो जाते हैं। जिसे देखकर निधि कहती है, बॉस हमें ये पिल मार्केट में उतारनी चाहिए, अगर हम इसे बेचेंगे तो हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। जिसे सुनकर आकाश कहता है, निधि हम इस पिल को मार्केट में नहीं बेच नहीं सकते, अगर ये पिल दूसरे कल्टिवेटरों को पता चला कि हमारे पास हीलिंग पिल बनाने का तरीका है तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत परेशानी होगी। तभी किंजल और निधि एक साथ पूछती है, बॉस ये कल्टीवेटर क्या होते हैं। जिस पर आकाश कहता है, मैं तुम्हें कल्टीवेटर के बारे में बताने से पहले दिखाता हूँ कि एक कल्टीवेटर क्या कर सकता है। फिर आकाश बिजली की रफ्तार से उन दोनों से दूर चला जाता है और तुरंत वापस भी आ जाता है। जब किंजल और निधि देखते हैं कि आकाश एक पल में उनसे बहुत दूर चला गया है और दूसरे पल वापस भी आ गया तो दोनों एक साथ पूछती है, बॉस आपने ये कैसे किया। जिसे सुनकर आकाश कहता है, क्योंकि मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ, एक कल्टीवेटर तुम्हारे सोच से भी परे होता है। अगर कल्टीवेटर अपने चरम पर हो तो वो इस पृथ्वी को अपने एक उंगली से तबाह कर सकता है और साथ ही तब तक जिंदा रहता है जब तक उसे मारा न जाए। जिसे सुनकर निधि बोलती है, बॉस इसका मतलब आप अमर है। जिस पर आकाश कहता है, निधि तुम ऐसा कह सकती हो। निधि फिर पूछती है, बॉस इसका मतलब कि आप हवा में भी उड़ सकते हो। जिस पर आकाश कहता है, मैं अभी उड़ नहीं सकता जब तक मैं गोल्डन कोर स्टेज पर नहीं पहुंच जाता। फिर आकाश उन दोनों से कहता है, अब हमें कंपनी चलना चाहिए, बाकी बात हम कार में करेंगे। फिर सभी कार में बैठकर कंपनी की तरफ जाने लगते हैं। फिर आकाश उन दोनों को दो कागज देते हुए कहता है, इन दोनों कागज में से एक कागज में साधना तकनीक है और दूसरे
कागज में मनुष्यों के शरीर के एक्यूपंक्चर पॉइंट के बारे में लिखा है, जिसे देखकर निधि कहती है, पर बॉस आप ये हमें क्यों दे रहे हैं? जिस पर आकाश कहता है, तुम दोनों में कंपनी की 10% की शेयर होल्डर हो और वैसे भी मैं तुम्हारे जैसे अच्छे एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड ढूंढ लूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तो चाहिए, और वैसे भी अगर तुम दोनों एक कल्टिवेटर बन गई तो हमेशा जवान रहोगी और लाखों सालों तक जिंदा रहोगी। जिसे सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। वैसे भी कौन सी लड़की हमेशा जवान रहना नहीं चाहती है। फिर आकाश कहता है, तुम दोनों पहले मनुष्य के शरीर के एक्यूपंक्चर पॉइंट याद कर लेना और फिर उसके बाद साधना तकनीक से अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करना। आकाश ने इतना ही कहा था कि तभी वो तीनों देखते हैं कि कुछ दूर पर कुछ गुंडे 4 लड़कियों को छेड़ रहे हैं। आकाश की नजरें तेज थी, इसलिए उसने पहले ही देख लिया था कि उनमें से एक लड़की जिया है। किंजल उन गुंडों के पास कार ले जाकर रोक देती है और फिर तीनों बाहर निकल जाते हैं। और फिर निधि कहती है, छोड़ दो उन लड़कियों को वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जब वो गुंडे निधि की बात सुनते हैं तो उन गुंडों का बॉस बोलता है, अरे पंचर लोग देखो, इन लड़कियों को बचाने 2 खूबसूरत लड़कियां और एक बच्चा आया है। जिसे सुनकर उसके सभी साथी हंसने लगते हैं। वो लोग हंस ही रहे थे कि आकाश दौड़कर उनके पास जाता है, जिसे देखकर सभी एक साथ आकाश पर हमला करते हैं। लेकिन आकाश के एक एक मुक्के से एक एक आदमी जमीन पर गिरकर कराहता रहता है। 1 मिनट में सारे लोग जमीन पर पड़े थे। CH-24 आकाश का ऑफिस। 25 आकाश का ऑफिस। अब आगे जब जिया देखती है कि सारे गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे तो जिया तुरंत जाकर आकाश के गले लग जाती है और कहती है, आकाश तुम सही वक्त पर आ गए, वरना ये गुंडे हमारे साथ क्या करते। आकाश जिया को दूर करते हुए कहता है, वैसे जिया तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे। जिस पर जिया कहती है, वो हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी हमें ये गुंडे मिल गए और हमें परेशान करने लगे, तभी तुम आ गए। जिसे सुनकर आकाश कहता है, ठीक है अब तुम लोग यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाओ और जिया मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। लेकिन आकाश के बातों को सुनकर जिया जिद करने लगती है कि वह आकाश के साथ जाएगी। जिया को ऐसे बच्चों की तरह जिद करते देखकर जिया की सारे दोस्त हंसने लगते हैं। जिस पर जिया उन्हें घूर कर देखती है तो वो तीनों अपने मुंह पर उंगली रख लेते हैं, लेकिन आपस में देखकर मन ही मन हंस रहे थे। जिया को ऐसे जिद करते देखकर आकाश मान जाता है, लेकिन जाने से पहले जिया के तीनों सहेलियों को टैक्सी में बैठा देता है और फिर चारों कार में बैठकर आकाश की कंपनी के लिए निकल जाते हैं। जिया को रास्ते में पता चलता है कि किंजल आकाश की मैनेजर है और निधि आकाश और किंजल दोनों की ही असिस्टेंट है। कुछ देर में सभी एक कंपनी के सामने रुकते हैं। वहां पहुंचकर जिया उस कंपनी का नाम पढ़ती है और कहती है, यशोधरा ग्रुप ऑफ कंपनी। पर आकाश हम यहाँ क्यों आए हैं? ये कंपनी तो ब्यूटी क्रीम और निशान मिटाने वाली क्रीम बनाती है, तुम्हारा क्या काम है आकाश? जिया के पूछने पर आकाश कोई जवाब नहीं देता है और कार से निकल जाता है और आकाश के पीछे वो तीनों भी निकल जाते हैं। फिर आकाश कंपनी की ओर बढ़ने लगता है। जब आकाश कंपनी के गेट के पास पहुंचता है तो गार्ड आकाश को गुड मॉर्निंग बॉस कहते हैं, जिससे जिया कंफ्यूज हो जाती है कि ये गार्ड्स आकाश को बॉस क्यों कह रहे हैं। लेकिन जब आकाश को कंपनी के अंदर जाते ही सभी एम्प्लॉइज आकाश को देखकर उसे गुड मॉर्निंग कहने लगते हैं तो जिया समझ जाती है कि यशोधरा ग्रुप ऑफ कंपनी का ओनर आकाश है। फिर सभी आकाश के ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और फिर आकाश अपने चेयर में बैठ जाता है। जब जिया अंदर आती है तो देखती ही रह जाती है, क्योंकि आकाश का ऑफिस रूम बहुत ही सुंदर था और आकाश के पीछे से पूरा मुंबई दिख रहा था। जिया आकाश के ऑफिस को देखकर बोलती है, आकाश तुम्हारा ऑफिस रूम तो बहुत सुंदर है। जिस पर आकाश सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर जिया भी आकाश के सामने किंजल और निधि के जैसे बैठ जाती है। तभी किंजल बोलती है, बॉस हमारी दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छी बिक रही है और हमारी कंपनी जल्द ही $100 बिलियन की बन जाएगी। फिर इतना कहकर किंजल पूछती है, वैसे बॉस अब हमें कुछ और प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए। जिस पर आकाश कहता है, किंजल अभी हमें कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, पर मैं अब एक नई कंपनी खोलने के बारे में सोच रहा हूँ। जिसे सुनकर तीनों एक साथ बोलते हैं, कैसी कंपनी? तभी आकाश टेबल के नीचे से एक बोतल और 4 गिलास निकालता है और चारों गिलासों में उस बोतल से वाइन को डाल देता है और फिर आकाश कहता है, पहले तुम तीनों इसे पीकर देखो। इतना कहकर आकाश एक गिलास उठाकर वाइन पीने लगता है। फिर वो तीनों भी आकाश को वाइन पीते देखकर एक एक गिलास उठाते हैं और वाइन पीते हैं। जब वो लोग वाइन का एक घुट पीते हैं तो चौंक कर आकाश से पूछते हैं, ये वाइन क्या है? मैंने ऐसी वाइन कभी नहीं पी है, ये आपने कहाँ से मंगाई है? जिसे सुनकर आकाश कहता है, ये वाइन इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है। जिसे सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कंफ्यूजन के साथ किंजल बोलती है, बॉस आपने कहा कि यह वाइन इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है, पर हमने तो अभी ही इस वाइन को पिया है। जिस पर आकाश कहता है, किंजल लगता है कि तुम मेरे बातों का मतलब नहीं समझे। मैं कहा कि यह वाइन तुम्हें दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वाइन को मैंने बनाया है। जिसे सुनकर किंजल और निधि सब समझ जाते हैं कि आकाश क्या कहना चाहता है। फिर किंजल कहती है, बॉस इस वाइन को हमें जल्द ही मार्केट में उतारना चाहिए, इससे हमें बहुत फायदा होगा। CH-25 आकाश की चौथी कंपनी। 26 आकाश की चौथी कंपनी। अब आगे तभी आकाश कहता है, किंजल हमारे पास पहले से ही 3 कंपनी है, जिसमें से तीनों को तुम संभालती हो। ये बात अलग है कि यशोधरा ग्रुप ऑफ कंपनी को छोड़ बाकी के 2 कंपनी के एम्प्लॉइज को यह नहीं पता है कि तुम उन दोनों कंपनी की मैनेजर हो। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि किंजल, क्या तुम अब नई कंपनी को संभालने के लिए तैयार हो? किंजल कुछ देर सोचने के बाद हो कह देती है।
तो ठीक है किंजल, तुम हमारी नई कंपनी के लिए फैक्ट्री देख लेना और इस वाइन का नाम इमोर्टल वाइन होगा। जिसे सुनकर किंजल और निधि बोलती है, बॉस आपने इस वाइन का नाम सही रखा है, क्योंकि इस वाइन को पीने से ऐसा लगता है कि हम अमर है और आसमान में उड़ रहे हैं। वहीं पर जिया अब तक वो वाइन पी रही थी, उसका ध्यान उन तीनों के ऊपर नहीं था। फिर आकाश कहता है तो ठीक है, अब मैं दोनों कंपनी को देखने जा रहा हूँ। और फिर आकाश जिया की तरफ देखते हुए कहता है, जिया तुम किंजल के साथ रहो, तब तक मैं आता हूँ। तभी जिया का ध्यान आकाश पर जाता है और फिर जिया किंजल के साथ कंपनी में रुकने के लिए मान जाती है और आकाश निधि के साथ वहाँ से चला जाता है। आकाश के जाने के बाद जिया किंजल से पूछती है, वैसे किंजल क्या इस कंपनी को खोलने के लिए पैसे आकाश के माता पिता ने दिए हैं? जिसे सुनकर किंजल हंसने लगती है। जिसे देखकर जिया पूछती है, किंजल तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? जिस पर किंजल कहती है, मैं इस बात पर हंस रही हूँ क्योंकि तुमने सवाल ही ऐसा पूछा है। बॉस के पेरेंट्स अमीर नहीं है, वो तो बस फल बेचते हैं। ये कंपनी बॉस ने अपनी मेहनत से खड़ी की है। जिसे सुनकर जिया हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आकाश और निधि एबी नेटवर्क कंपनी के सामने पहुंच जाते हैं और दोनों अंदर चले जाते हैं। आकाश सीधे ऐप का प्रोग्रेस देखता है और कुछ बग को दूर करता है, जिसे देखकर सभी एम्प्लॉय हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस बग को 2 दिनों से ठीक नहीं कर पाए थे उसे उनके बॉस ने सिर्फ 2 मिनट में ठीक कर दिया। जिसे देखकर आकाश के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया। बग ठीक करने के बाद आकाश अपने ऑफिस रूम में चला जाता है और निधि भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। जब दोनों ऑफिस में पहुंचते हैं तो निधि आकाश के पास जाती है और कहती है, बॉस आई लव यू। जिस पर आकाश कहता है, निधि तुम मजाक करना बंद करो, मैं तुम्हारे आंखों में देखकर बता सकता हूं कि तुम सीरियस नहीं हो। सच में निधि बस आकाश का टेस्ट ले रही थी, क्योंकि उसने देखा था कि आकाश किसी भी लड़की को उस नजरिए से नहीं देखता जैसे दूसरे मर्द अपनी नजरों में हवस भरी नजरों से लड़कियों को देखते हैं। निधि बस इतना जांच करना चाहती थी कि आकाश दूसरों से अलग है या सिर्फ दिखावा करता है, लेकिन अब निधि जान चुकी थी कि आकाश ऐसा ही है। अगर आकाश की जगह कोई और आदमी होता तो तुरंत उसके प्रपोज करने पर तुरंत मान जाता, लेकिन आकाश ने उसे मना कर दिया। आकाश की बातों को सुनकर निधि भी हंसने लगती है और कहती है, बॉस आपने सही कहा, मैं बस मजाक कर रही थी। जिसके बाद दोनों काम की बात करने लगते हैं। फिर आकाश एक पेन ड्राइव निकालते हुए कहता है, निधि तुम मुझे अपना फ़ोन दो। फिर निधि अपना फ़ोन आकाश को दे देती है। फिर आकाश उस पेन ड्राइव निधि के फ़ोन से कनेक्ट कर देता है। जिसे देखकर निधि पूछती है, बॉस आप मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रहे हैं? जिस पर आकाश कहता है, मैं तुम्हारे फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर डाल रहा हूं जो सब प्रकार के वायरस और हैकिंग को रोकेगा। इतना कहकर आकाश निधि को उसका फ़ोन देते हुए कहता है, निधि क्या तुम्हारे पहचान में कोई हैकर है तो उसे अपने फ़ोन को हैक करने के लिए बोलो। जिसे सुनकर निधि समझ जाती है कि आकाश उसे इस सॉफ्टवेयर के खूबियों के बारे में उसे दिखाना चाहते हैं। फिर निधि किसी को फ़ोन लगाती है और कहती है, एजे क्या तुम मेरा फ़ोन हैक कर सकते हो? जिस पर दूसरी ओर से आवाज़ आती है, निधि वैसे तुम्हें अपने फ़ोन को हैक क्यों करवाना है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें जितना बोला जाए उतना बस उतना करो। इतना कहकर निधि फ़ोन काट देती हैं। फिर आकाश कहता है, वैसे निधि ये एजे कौन है? जिस पर निधि कहती है, बॉस एजे मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और एजे इंडिया की नंबर 1 हैकर है। मैंने उसे हमारी एबी नेटवर्क कंपनी में काम करने का ऑफर दिया था, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि अगर हमारी कंपनी का कोई भी व्यक्ति उसे हैकिंग में हरा देता है तो वो हमारी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। CH26 न्यू सॉफ्टवेयर 27 न्यू सॉफ्टवेयर। अब आगे निधि ने इतना बोला ही था तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। फिर निधि फ़ोन उठा लेती है, तभी दूसरी ओर से आवाज़ आती है, निधि तुमने अपने फ़ोन के साथ क्या किया है? जब मैंने तुम्हारा फ़ोन हैक करने की कोशिश की तो तुम्हारा फ़ोन तो हैक नहीं हुआ, लेकिन मेरा लैपटॉप का स्क्रीन ही ब्लैंक हो गया है। इस बात को सुनकर निधि का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो ऐसे ही आकाश की तरफ देखती रह जाती है, जिसे देखकर आकाश बस मुस्कुरा देता है। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आती है, हेलो निधि, हेलो तुम मेरी बात सुन तो रही हो? तभी निधि का ध्यान फ़ोन की ओर जाता है और निधि बोलती है, एजे हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। एजे बॉस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके टेस्टिंग के लिए उन्होंने मेरे फ़ोन में वो सॉफ्टवेयर डाला था और किसी अच्छे हैकर से मेरा फ़ोन हैक करने के लिए बोले थे, इसलिए मैंने तुम्हें मेरा फ़ोन हैक करने के लिए कहा था। जिसे सुनकर एजे कहती है, वैसे निधि मेरा लैपटॉप अब ठीक कैसे होगा? जिस पर आकाश कहता है, निधि उसे हमारी गेमिंग कंपनी आने के लिए कहो, वहीं पर मैं उसका लैपटॉप ठीक करूंगा। निधि आकाश की बातों को सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका फ़ोन अभी स्पीकर में नहीं था और आकाश उससे दूर में बैठा था। फिर निधि एजे से कहती है, एजे तुम एबी ग्रुप ऑफ कंपनी चले जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। एजे तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे फ़ोन के साथ क्या गड़बड़ है? निधि इतना कहकर निधि फ़ोन काट देती है और फिर आकाश के तरफ देखते हुए कहती है, बॉस आपने इतनी दूर होने पर भी मेरी और एजे की बात कैसे सुनी? जिस पर आकाश कहता है, निधि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक साधक हूँ, मेरे सुनने देखने और मूवमेंट आम इंसान से कई गुना ज़्यादा है। जब तुम भी एक साधक बन जाओगी तो तुम्हारे साथ भी यही होगा, तुम एक साधारण इंसान से ज़्यादा ताकतवर हो जाओगी। जिसे सुनकर निधि का मन जल्द से जल्द साधना शुरू करने का हो रहा था। फिर आकाश अपने सिस्टम स्पेस से लैपटॉप निकालता है और उस पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर को एबी नेटवर्क के मेन डेटाबेस में और ऐप में डाल देता है। फिर आकाश और निधि एबी ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए निकल जाते हैं। जब आकाश और निधि कंपनी के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक सूरज लड़की कार में टेके किसी का इंतजार कर रही है। जब निधि उस लड़की को देखती है तो तुरंत दौड़ कर जाती है और उसके गले लग जाती है और फिर वो दोनों आकाश के पास आते हैं तो एजे कहती है, निधि
ये लड़का कौन है? जिस पर निधि कहती है एजे यही तो हमारे बॉस है जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया था। जिसे सुनकर एजे हैरान हो जाती है क्योंकि उसे तो लगा था कि आकाश निधि का बॉयफ्रेंड होगा, क्योंकि निधि कभी भी किसी लड़के से इतना नहीं चिपकी थी। उसने तो कॉलेज में सभी लड़कों से दूर रहती थी और अगर कोई लड़का उसके पास आता तो वो उसे बहुत पिटती थी। निधि के हरकतों को देखकर एजे समझ गई थी कि निधि कहीं ना कहीं आकाश को पसंद करने लगी है, तभी तो वो आकाश के इतने पास होने पर भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही है। फिर एजे आकाश की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हेलो मेरे नाम एंजेलिना है। आकाश भी एंजेलिना से हाथ मिलाता हुआ कहता है, हेलो एंजेलिना मेरा नाम आकाश सिंह है। फिर तीनों आकाश के ऑफिस में चले जाते हैं। तभी आकाश कहता है, मैं इस सॉफ्टवेयर को गेम के सिस्टम में डाल के आता हूँ। इतना कहकर आकाश वहां से चला जाता है। आकाश के जाने के बाद एजे निधि से पूछती है, निधि वैसे तुम्हारे बॉस ने ये कंपनी अपनी मेहनत से खड़ी की है, वो भी इतनी कम उम्र में। वैसे ये बात छोड़ो, तुमने तो कहा था कि किंजल इस कंपनी की मैनेजर है, तो चलो हम किंजल से मिलकर आते हैं। जिसे सुनकर निधि कहती है, एजे तुम इस कंपनी में किंजल से नहीं मिल सकती हो। जिस पर एजे कहती है, किंजल तो इस कंपनी की मैनेजर है ना, तो वो हमें इस कंपनी में क्यों नहीं मिल सकती है। जिस पर निधि कहती है, वो इसलिए क्योंकि किंजल बॉस की मेन कंपनी को संभालती है और ये कंपनी सिर्फ मेन कंपनी को छुपाने के लिए बनी है। किंजल तीनों कंपनियों को संभालती है, लेकिन बाकी की दो कंपनी को बस इतना पता है कि बॉस ही इन दो कंपनी को संभालते हैं। फिर एजे पूछती है, तो मेन कंपनी कौन सी है? जिस पर निधि कहती है, वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, ये तो तुम्हें सिर्फ बॉस ही बता सकते हैं, क्योंकि हमें मेन कंपनी के बारे में किसी को भी बताना मना है। CH27 आकाश के दोनों कंपनी की नई CEO। 28 आकाश के दोनों कंपनी की नई CEO। कोष्टक अब आगे। तभी आकाश अपने ऑफिस का दरवाजा खोलता है और अंदर आकर बैठ जाता है। आकाश के आते ही दोनों चुप हो जाते हैं और फिर एजे अपना लैपटॉप आकाश की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मिस्टर आकाश आप मेरे लैपटॉप को ठीक कर दीजिए। फिर आकाश एजे के लैपटॉप को ओपन करता है और अपने फोन में कुछ टाइप करता है, जिसके तुरंत बाद एजे के लैपटॉप की स्क्रीन जो पहले सफेद थी वो अब पहले जैसे हो जाती है। जिसे देखकर एजे कहती है, मिस्टर आकाश अगर आप मेरे लैपटॉप को अपने फोन से ही ठीक कर सकते थे तो फिर आपने मुझे अपने कंपनी पर क्यों बुलाया? जिस पर आकाश कहता है, एजे तुमने निधि से कहा था कि अगर तुम्हें मेरे कंपनी से कोई तुम्हें हरा देता है तो तुम मेरे कंपनी में काम करने के लिए तैयार हो जाओगी। जिसे सुनकर एजे कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी कंपनी में कौन सी पोस्ट पर काम करना है? जिस पर आकाश कहता है, मैंने सोचा है कि तुम और निधि एक एक कंपनी को संभालोगी, हमारी दो कंपनी को पता ही नहीं है कि उनका CEO कौन है। आकाश ने ऐसा इसलिए कहा था, आकाश ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि निधि ने कंपनी के अंदर आने से पहले ही अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया था और हर बार जब वो कंपनी में आती थी तो ऐसा ही करती थी। फिर आकाश आगे कहता है, एजे मैंने एक नई कंपनी खोलने के बारे में सोचा है जिसे किंजल ही संभालेगी, जिससे उसका काम बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए तुम एबी ग्रुप ऑफ कंपनी की इंचार्ज होगी और निधि एबी नेटवर्क की इंचार्ज होगी। मैंने तुम दोनों को इंचार्ज बनाया है, लेकिन तुम दोनों को किंजल के साथ मिलकर चारों कंपनी को संभालना होगा। आकाश के मुंह से दोनों कंपनी का नाम सुनकर एजे चौंक जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ये दोनों कंपनी अभी बहुत अच्छा कर रही है और इन दोनों कंपनी का मालिक आकाश ही है। एजे यह सोच रही थी कि अगर मेन कंपनी को छुपाने के लिए बनाई गई दोनों कंपनियां इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो मेन कंपनी कैसा होगा। इतना सोचकर एजे आकाश से कहती है, तो बॉस आपकी तीसरी कंपनी कौन सी है और आप कौन सी नई कंपनी खोलने जा रहे हैं? जिसे सुनकर आकाश मुस्कुराता है और एजे की तरफ देखते हुए कहता है, एजे मेरी तीसरी कंपनी यशोधरा ग्रुप ऑफ कंपनी है और मैं एक वाइन की नई कंपनी खोलने जा रहा हूं। जिसे सुनकर एजे सिर्फ आकाश को देखती ही रह जाती है, क्योंकि आकाश की हर कंपनी एक से बढ़कर एक थी। और फिर आकाश एजे को गिलास में वाइन डालकर एजे को देता है और फिर जब एजे उस वाइन को पीती है तो उसके स्वाद में खुशी जाती है, क्योंकि वाइन थी ही इतनी अच्छी। जब एजे के गिलास से वाइन पूरी तरह खत्म हो जाती है तो एजे थोड़ा मायूस हो जाती है, लेकिन फिर एक्साइटेड होते हुए कहती है, बॉस आपकी ये वाइन तो कमाल की है, मैंने कभी भी इतनी अच्छी वाइन नहीं पी है। जिस पर आकाश मुस्कुरा देता है और अपने सिस्टम स्पेस से एक कागज निकालते हुए कहता है, एजे ये एक साधना तकनीक है जिसे तुम्हें सीखना होगा। आकाश की बातों को सुनकर एजे कंफ्यूज हो जाती है और निधि एजे को देखकर हंसने लगती है। जब आकाश एजे के ऐसे कंफ्यूजन भरे चेहरे को देखता है तो आकाश अपनी चेयर से उठता है और बिजली की रफ्तार से ऑफिस के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। जब एजे आकाश को यूं एक ही पल में ऑफिस के डोर के पास जाते देखती है तो डर जाती है। फिर आकाश आकर अपने चेयर पर आकर बैठ जाता है। तभी एजे डरती हुई कहती है, बॉस आपने ये कैसे किया? जिस पर आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, एजे मैं एक साधक हूँ और तुम्हारे हाथों में जो कागज है उसमें साधना तकनीक लिखा है, जिससे तुम भी एक साधक बन जाओगी और मैंने जो किया है तुम उससे भी ज्यादा कर सकोगी। इस बात को सुनकर एजे खुश हो जाती है। तभी आकाश कहता है, तो ठीक है हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। और फिर तीनों यशोधरा ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए निकल जाते हैं। निधि और आकाश किंजल की कार में जाते हैं और एजे अपनी खुद की कार में जाती है। फिर तीनों सीधे किंजल के ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। जब एजे किंजल को देखती है तो खुशी से दौड़कर किंजल के गले लग जाती है और कहती है, यार किंजल तुमसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। जिसे सुनकर किंजल कहती है, एजे अब तो हर दिन हमारा मिलना होगा क्योंकि तुमने हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली है। जिसे सुनकर एजे चौंकते हुए कहती है, किंजल तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने बॉस की कंपनी ज्वाइन कर ली है? CH28 संजीवनी वाइन
28 संजीवनी वाइन। अब आगे, मुझे पता था क्योंकि बॉस वो काम कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। मैंने भी किसी कंपनी में काम न करने के बारे में सोचा था, लेकिन देखो अब मैं यशोधरा ग्रुप ऑफ कंपनी की CEO और निधि मेरी और बॉस की पर्सनल असिस्टेंट है। किंजल के इतना कहते ही अजय उसे टोकते हुए कहती है, किंजल तुम गलत कह रही हो, निधि अब तुम्हारी असिस्टेंट नहीं रही, अब वो AB नेटवर्क की नई CEO है और अब मैं भी AB ग्रुप ऑफ कंपनी की नई CEO हूँ। जिसे सुनकर किंजल खुशी से कहती है, तुम दोनों को CEO बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन और मुझे इस बात की पार्टी चाहिए, जिसके लिए दोनों मान जाती है। और फिर किंजल फिर से कहती है, वैसे ये अच्छा भी है, मैं AB नेटवर्क और AB ग्रुप ऑफ कंपनी को मैं सिर्फ टेम्परेरी संभाल रही थी। बॉस ने मुझे कहा था कि वो जल्द ही किसी को खोज लेंगे और देखो अब उन्होंने तुम दोनों को ये काम दे दिया। मुझे बिना कंपनी जाए सारा काम करने में मुश्किल आती थी, लेकिन अब मैं अपना सारा ध्यान हमारी नई कंपनी को खोलने में डाल सकती हूँ। तभी जिया किंसाद करनाल की बात सुनकर कहती है, तुम लोग कैसी कंपनी खोलने वाले हो? तभी सब लोग जिया के पास आकर सोफे में बैठ जाते हैं और फिर आकाश कहता है, तुमने सुबह जिस वाइन को पिया था, हम उसी वाइन को मार्केट में उतारने के लिए एक कंपनी खोल रहे हैं और उसका नाम हमने इम्पोर्ट वाइन रखा है। जिसे सुनकर जिया कहती है, इमोर्टल वाइन, ये कैसा नाम है? यह नाम वाइन को सूट नहीं करता, इसे पीकर तो ऐसा लगता है कि हम वापस जिंदा हो गए हो। जिसे सुनकर आकाश को एहसास होता है कि एक नॉर्मल इंसान का जीवन काल बहुत कम होता है और उन्हें पता तक नहीं होता है कि साधना करने से लगभग अमर हो सकते हैं, जिससे उन्हें यह वाइन पीने से वैसा एहसास नहीं होगा जैसे उन सबको हुआ था, क्योंकि बाकी तीनों को पता चल चुका था कि वो लोग साधना करके अमर हो सकते हैं। यह सब सोचने के बाद आकाश कहता है कि तो इस वाइन का नाम संजीवनी वाइन कैसा रहेगा? जिसे सुनकर सभी मान जाते हैं क्योंकि सभी को ये नाम अच्छा लगता है। और फिर आकाश कहता है, किंजल मुझे एक कार और एक बंगला लेना है, क्या तुम जानती हो कि मुझे कॉलेज के पास ही एक अच्छा सा बंगला कहाँ मिलता है? जिस पर किंजल कहती है, मैं जानती हूँ कि बॉस, हमें आपके कॉलेज के पास एक अच्छा सा बंगला कहाँ मिल सकता है, लेकिन हमें पहले आपके लिए एक अच्छी सी कार लेनी चाहिए। जिसके बाद सभी आकाश के लिए कार लेने चले जाते हैं। कुछ समय बाद सभी एक कार के शोरूम के पास अपनी कार रोकते हैं, जिसके अंदर केवल महंगी और लग्जरी कारें ही थी। फिर पांचों शोरूम के अंदर चले जाते हैं। जब कार शोरूम का एम्प्लॉय 4 खूबसूरत लड़कियों को देखता है तो वो उन चारों के पास चला जाता है। उस एम्प्लॉय ने आकाश को नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि उसे लगा कि आकाश बस उन लड़कियों के साथ आया है और यहाँ से कुछ नहीं खरीद सकता। उसने ये सब इसलिए सोचा था क्योंकि उसने आकाश के कपड़ों के कारण उसे गरीब समझ लिया था, जो सिर्फ उन चारों लड़कियों का पीछा करते हुए आया था, क्योंकि आकाश उन चारों के तुरंत बाद आया था। वो एम्प्लॉय उन चारों के पास आता है और उनसे कहता है, मिस आप चारों को कौन सी कार देखनी है? तभी आकाश कहता है, भाई मुझे एक अच्छी सी कार दिखाओ। जिसे सुनकर वो एम्प्लॉय के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं होंगे और चले आए कार खरीदने। जिसे सुनकर आकाश को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत कर लेता है। तभी एक लड़की वहां आती है और कहती है, सूरत तुम्हें यूं किसी से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। बॉस ने हमें समझाया था कि हमें अपने शोरूम में आने वाले हर ग्राहक से अच्छे से बात करनी चाहिए और उन्हें कार दिखानी चाहिए। अगर उनके पास अभी पैसे नहीं है तो वो बाद में जब उनके पास पैसे होंगे तो कार खरीद सकते हैं। उस लड़की की बात सुनकर वो सूरज नाम का लड़का चिढ़ते हुए कहता है, वैशाली अगर तुम्हें इस लड़के को कार दिखानी है तो दिखाओ, लेकिन मेरा वक्त बर्बाद मत करो। तभी उस एम्प्लॉय की बात सुनकर आकाश कहता है, तुम चिंता मत करो, आज मैं यहाँ से कार लेकर ही जाऊंगा। फिर आकाश उस लड़की के साथ चला जाता है। तभी वो एम्प्लॉय पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, मैं भी देखता हूँ कि कह रहे हो वो कर भी सकते हो या नहीं। इतना कहकर वो पीछे मुड़ता है और फिर उन चारों से कहता है, मैम चलिए मैं आप चारों को कार दिखा देता हूँ। जिस पर किंजल कहती है, अभी रुको, पहले उस लड़के को कार खरीदने दो, फिर हम कार देख लेंगे। किंजल की बात को सुनकर उस एम्प्लॉय को लगता है कि किंजल और बाकी की लड़कियां आकाश की बेइज्जती होते हुए देखना चाहती है, लेकिन किंजल ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि किंजल देखना चाहती थी कि जब आकाश कार खरीद लेगा तो वो इस एम्प्लॉय के साथ क्या करेगा। और अगर किंजल उस एम्प्लॉय को बता देती कि आकाश उसका बॉस है और वही कार खरीदने आया है तो वो बाद में होने वाले तमाशे को कैसे देख पाएगी। वही वह लड़की आकाश को बहुत सी कार दिखा रही थी। तभी आकाश की नज़र एक ब्लैक और गोल्डन रंग की कार पर जाती है। CH29 10 करोड़ की कार। 29 10 करोड़ की कार। अब आगे आकाश वो कार देखकर उस लड़की को कहता है, वो कार कौन सी है? आकाश के पूछने पर वह लड़की आकाश को उस कार के पास ले जाते हुए बताती है, सर वो का एक लिमिटेड एडिशन की कार है और उस कार की पूरी दुनिया में सिर्फ 10 ही मॉडल है। और फिर आकाश को वह कार खोल कर दिखाती है और फिर कहती है, सर इस कार को आप आवाज़ से कमांड दे सकते हैं, जिससे इसमें हर काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे और इसे सिर्फ ओनर के फिंगरप्रिंट या आवाज़ से ही खोला या चालू किया जा सकता है। आकाश को वह कार बहुत पसंद आई थी, ब्लॉक कार, और उसमें गोल्डन कलर से डिजाइन बनाया गया था जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। आकाश कार को देखते ही जान गया था कि कार में गोल्डन कलर से नहीं बल्कि असली के गोल्ड से डिजाइन बनाया गया है। उस कार को देखने के बाद आकाश उस लड़की से पूछता है, वैसे ये कार कितने की है? जिस पर वह लड़की कहती है, सर ये कार 10 करोड़ की है और सर ऐसी कार पूरी दुनिया में अब सिर्फ एक ही बची है जो आपके सामने है।
जिसे सुनकर आकाश कहता है तो ठीक है, मुझे यह कार चाहिए, मैं तुरंत पेमेंट कर देता हूँ। जिस पर वह लड़की खुश हो जाती है। उसने भी पहले आकाश को गरीब समझ लिया था, लेकिन जब वो आकाश को कार दिखा रही थी तो उसने ध्यान दिया था कि आकाश के कपड़े एक फेमस ब्रांड के हैं जिसके हर कपड़े की कीमत लगभग 5 लाख होती है, जिससे वो समझ गई थी कि आकाश एक अमीर इंसान है और वह यहाँ से कार जरूर लेगा। जिसके बाद वह लड़की तुरंत आकाश को काउंटर में ले जाती है और फिर आकाश अपने जेब से एक कार्ड निकालता है और फिर पेमेंट कर देता है। जब वह एम्प्लॉय जिसने आकाश को गरीब समझकर उसे कार नहीं दिखाया था, उसने जब वह कार्ड देखा तो उसे समझ में आ गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि आकाश ने जो कार्ड निकाला था ब्लैक डायमंड कार्ड था, जो बैंक सिर्फ VIP कस्टमर को देता है जिनके अकाउंट में 10 करोड़ से ऊपर पैसे हो। जब वह यह सोच ही रहा था तभी एक आदमी आता है और जब वह एजे को देखता है तो उसके पास आकर कहता है, एंजेलिना बेटी, आज तुम्हारा कंप्यूटर और गेम को छोड़कर यहाँ आना कैसे हुआ। जब वह एम्प्लॉय उस आदमी को देखता है तो उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है, लेकिन उस आदमी का ध्यान तो सिर्फ एजे पर ही था। वह आदमी और कोई नहीं इस कार शोरूम के मालिक और एजे के पिता थे। अपने पापा की बात सुनकर एजे कहती है, पापा, वो मेरे बॉस को एक कार खरीदना था, लेकिन आपका यह एम्प्लॉय उनसे बदतमीजी से बात कर रहा था और उनको कार भी नहीं दिखाया। जिसे सुनकर वह आदमी उस एम्प्लॉय की तरह गुस्से से देखता है और कहता है, सूरत, मैंने तुम्हें समझाया था न कि शोरूम में आए हर ग्राहक से अच्छे से बर्ताव करना, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उस आदमी को गुस्से में देखकर वह एम्प्लॉय डरते हुए कहता है, बॉस, मुझसे गलती हो गई, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। उस एम्प्लॉय की बात सुनकर वह आदमी कहता है, मुझे लगता है तुमने कई बार ऐसे ही कई ग्राहकों के साथ ऐसा ही किया होगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ काम करने नहीं दे सकता। इतना कहकर वो आदमी उस एम्प्लॉय को सिक्योरिटी गार्ड को कहकर बाहर फेंकवा देते हैं और फिर एजे के तरफ देखते हुए कहता है, एंजेलिना बेटी, वैसे तुम्हारा बॉस कहाँ है। अपने पापा की बात सुनकर एजे आकाश की ओर इशारा करती है जो अभी पेमेंट कर रहा था। एजे का इशारा एक लड़के की तरफ देखकर वो आदमी पहले तो चौंक जाता है और फिर आकाश की तरफ जाने लगता है। जब वह आकाश के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि आकाश ने 10 करोड़ की पेमेंट की है, जिसे देखकर वह आदमी आकाश की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो सर, मैं हर्ष सिंघानिया इस कार शोरूम का मालिक हूँ। जिस पर आकाश भी उनसे हाथ मिलाते हुए कहता है, हेलो, मैं आकाश सिंह हूँ। फिर तभी एजे आते हुए कहती है, बॉस, ये मेरे पापा है। जिसे सुनकर आकाश हर्ष जी से कहता है, अंकल, आप मुझे अगली बार से सर मत कहना, क्योंकि आपकी बेटी मेरे फ्रेंड जैसी है। जिसे सुनकर एजे खुश हो जाती है। तभी हर्ष जी कहते हैं, ठीक है आकाश, मैं आपसे तुम्हें सर नहीं कहूँगा। CH30 ब्लू स्काई विला 30 ब्लू स्काई विला। अब आगे। तभी हर्ष जी उस लड़की से कहते हैं, वैशाली, तुम आकाश के कार के सारे कागजी काम पूरा करो, मैं तब तक आकाश और बाकी सबसे बातें करता हूँ। फिर वैशाली हर्ष जी को जी सर कह के चली जाती है और फिर इसके बाद सभी सोफे में बैठ जाते हैं और हर्ष जी एजे की तरफ देखकर बोलते हैं, एंजेलिना बेटी, तुमने तो कहा था कि तुम तभी काम करोगी जब तुम्हें अपने टक्कर का कोई मिलेगा, और लगता है कि तुम अब हार चुकी हो। और वैसे तुम कैसे हारी। जिस पर एजे कहती है, पापा, मुझे निधि ने अपना फ़ोन हैक करने को कहा था, लेकिन मैं उसका फ़ोन हैक नहीं कर पाए और मेरा लैपटॉप ही खराब हो गया, क्योंकि बॉस ने निधि के फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर डाला था और उसी के टेस्टिंग के लिए मुझे निधि का फ़ोन हैक करने के लिए बोले थे। एजे की बात सुनकर हर्ष जी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि एजे अभी तक नहीं हारी थी और वो बड़े सी बड़े कंपनी के सबक को आसानी से हैक कर सकती है। फिर हर्ष जी आकाश की तरफ देखते हुए कहते हैं, आकाश, तुमने एजे को आज समझा दिया कि हम हमेशा बेस्ट नहीं होते, कोई न कोई हमसे बेहतर होता है, और वैसे भी ये लड़की दिन भर गेम और लैपटॉप में डूबी रहती है। जिस पर आकाश मुस्कुरा देता है। फिर हर्ष जी एजे की तरफ देखकर बोलते हैं, वैसे एंजेलिना, तुमने कौन सी कंपनी ज्वाइन की है और तुम किस पोस्ट पर हो। अपने पापा का सवाल सुनकर एजे कहती हैं, पापा, मैंने AB ग्रुप ऑफ कंपनी ज्वाइन की है और मैं वहाँ CEO हूँ। जिसे सुन तुरंत ही हर्ष जी कहते हैं, ठीक है, वैसे भी तुम इसी में ही अच्छी हो, बाकी का काम तो तुमसे होता ही नहीं है। हर्ष जी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और एजे अपने पापा से गाल फुलाकर बच्चों की तरह कहती है, पापा, आप मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। एजे को ऐसे बच्चों की तरह बर्ताव करते देखकर सब हंसने लगते हैं। तभी वैशाली वहां आती है और आकाश को कहती है, सर, सारा काम पूरा हो गया है, अब आप अपनी कार ले जा सकते हैं। जिसे सुनकर आकाश कहता है, हर्ष अंकल, अब हम चलते हैं, मुझे अभी एक बंगला भी लेना है। जिस पर हर्ष जी मान जाते हैं और फिर आकाश अपने कार में आवाज और फिंगरप्रिंट सेट करता है और फिर कार के अंदर बैठकर कहता है, चेतन, कार ऑन करो। तभी कार ऑन हो जाती है और फिर आकाश कार को शो रूम आपके बाहर ले जाता है और फिर सभी लड़कियां कार में बैठ जाती हैं। किंजल और एजे ने अपनी कार को वही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें भी आकाश के ही कार में जाना था। फिर कुछ देर बाद सभी बंगला देखने के लिए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां किंजल ने कहा था और फिर सभी कार से निकलकर ऑफिस में चले जाते हैं। जब सभी ऑफिस में पहुंचते हैं तो एक लड़की उन सभी के पास आती है और कहती, सर और चारों मैम, आप सभी को मैं क्या दिखाऊं। जिस पर आकाश कहता है, मुझे एक ऐसा बंगला दिखाओ जो एक शांत जगह में हो और उनके करीब कोई भी बंगला न हो। जिसे सुनकर वह लड़की कहती है, सर, हमारे पास आपने जो कहा है वैसा सिर्फ एक ही बंगला है, जो कि यहाँ का सबसे महंगा विला है, जिसका नाम ब्लू स्काई विला है। और फिर वह अटेंडेंट उन सभी को उस विला का फोटो दिखाती है,
जिसे देखकर सभी को वो विला एक ही बार में पसंद आ जाता है, जिसके बाद आकाश कहता है हमें ये विला पसंद है, लेकिन मुझे पहले इसे अपने आंखों से देखना है। जिस पर वो लड़की आकाश और चारों लड़कियों को उस विला को दिखाने ले जाती है और फिर जब आकाश वहां पहुंचता है तो उसे वहां आध्यात्मिक ऊर्जा वहां दूसरे जगहों से ज्यादा दिखती है। नोट: स्पिरिचुअल एनर्जी को ही आध्यात्मिक ऊर्जा कहा जाता है, जिसे देखकर आकाश उस विला को खरीदने का मन बना लेता है। और जब सभी उस विला के करीब जाते हैं तो वो देखते हैं कि विला बहुत ही खूबसूरत है और विला के बगल में ही एक झील है जो इस जगह को और भी खूबसूरत बना रहा था। फिर सभी अंदर जाते हैं और विला को देखते हैं। विला बाहर से जितना खूबसूरत दिख रहा था, अंदर से उससे और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में।
Thank you. Thank you.